तो चरक निदान एक चैप्टर का नाम है ज्वर निदान, सबसे जरूरी चैप्टर में आता है। आपको मैंने पीछे प्रयोजन बताया होगा आयुर्वेद का, चरक सूत्र 30 के अंदर जो हम लोगों ने देखा था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जो पहला उद्देश्य है आयुर्वेद का वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। तो हमारा चिकित्सा स्थान जो शुरू होता है ना, तो वो आप देखोगे रसायन और वाजीकरण, ये दो अध्याय पहले मिलते हैं। वो दोनों जो है वो स्वस्थ के लिए हैं, रसायन भी और वाजीकरण भी देखा जाए तो। ठीक है। और पहला जो रोग वाला अध्याय आता है वो आता है ज्वर, चैप्टर नंबर 3 चिकित्सा स्थान का। ठीक है। तो यहाँ निदान स्थान में हम जो पढ़ेंगे, तो मेनली हम निदान किसके पढ़ते हैं, व्याधि के। तो इसीलिए यहाँ व्याधि की बात है सीधे, कि निदान किसके, व्याधि के। तो किस व्याधि के, ज्वर। और ज्वर सबसे पहली व्याधि मानी जाती है। रीजन क्या है कि ज्वर जो है वो आमज विकार है, या रस धातु की विकृति से होता है, पीछे आपने पढ़ा था। ठीक है, रस धातु की विकृति की वजह से ज्वर होता है। रस पहली धातु है, तो शुरुआत कहीं से भी होगी तो ज्वर सबसे पहले आता है। आम रस जैसी बॉडी के अंदर आएगा तो फिर ज्वर हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी व्याधि आप देखते हो ज्यादातर के साथ ज्वर जुड़ा ही होता है। तो ज्वर बहुत जरूरी कंडीशन है आयुर्वेद में। जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो ज्वर और पांडु, एक वात व्याधि, ये तीन चैप्टर मान लो कि बहुत बहुत जरूरी होते हैं, जिन पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। ज्वर, पांडु और वात व्याधि। बाकी क्लास 30 नंबर चैप्टर और है, गायनी वाला, योनि व्यापक, वो भी जरूरी है। फिलहाल देखते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा डिजीज वाला वो है ज्वर निदान अध्याय, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा परिचय दिया है कि निदान क्या होता है, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। तो निदान के पर्याय लिखे हैं, आपको एक एक पर्याय याद होना चाहिए। एग्जाम में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा निदान का पर्याय है या नहीं है। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान, याद होने चाहिए। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय और समुत्थान। निदान कई तरह के बताए गए, कई तरह से डिवीजन है। आपसे कोई नंबर नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, फिर भी बेसिक अगर एक आंसर लगाना हो तो हम 3 आंसर लगाते हैं कि निदान 3 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से 3 है, असंयत्मेंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असंयत्मेंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, याद रखेंगे। ठीक है। असात्म इंद्रिय, इंद्रियों को जो साथ में नहीं है उससे संयोग होना। प्रज्ञापराध, कि आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ा विकृत हो गई, आप ऐसे काम करने लगे जो नहीं करने चाहिए थे, तो वो प्रज्ञा अपराध में आ जाता है सारा। और एक है परिणाम, किस समय, परिणाम यानी समय, किस समय की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, कि अभी बसंत चल रहा है मान लो तो कफज रोग होंगे, वर्षा चल रही है तो वातिक रोग होंगे। नेक्स्ट देखें, निदान 4 तरह का भी कहा गया, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सन्निकृष्ट का मतलब है बिल्कुल पास का निदान जो साफ दिखाई दे रहा है आपको। विप्रकृष्ट दूर का निदान जिससे एकदम रिलेट ना कर पाओ। सवाल पूछा जाता है व्यभिचारी निदान क्या होता है। व्यभिचारी, तो लिख लो, ऐसा निदान जो रोग उत्पन्न करने में समर्थ ना हो। इतना छोटा निदान है वो कि रोग नहीं उत्पन्न कर पा रहा। ठीक है ना। तो याद है, व्यभिचारी निदान तो कमजोर या दुर्बल निदान जो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है। और एक है प्रधानिक, यानी तुरंत ही उसके लक्षण दिखाई दे जाए, जैसे मान लो विष है कि इधर खाया उधर लक्षण दिखाई दे जाए, वो होता है व्यभिचार प्रधानिक निदान। यही एक टर्म लिख लोगे, एक टर्म आती है विरुलेंस। विरुलेंस या वायरुलेंस जो भी कहना चाहो। तो ये क्या है, किसी वायरस की डिजीज जनरेटिंग कैपेसिटी, ये मान लो कि वो डिजीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। वायरस मान लो बहुत वीक है तो डिजीज नहीं कर पा रहा है ना, तो कहते हैं उसका विरुलेंस कम है काफी। तो ये सवाल है आ चुका है आपकी गाइड में, आपको मिलेगा। 3 निदान भी बताए गए, दोष हेतु, व्याधि हेतु, भय हेतु। मतलब ऐसे जो दोष को बढ़ाते हैं, ऐसे जो व्याधि को बढ़ाते हैं, ऐसे जो दोनों को बढ़ाते हैं। 2 भी निदान कहे गए, उत्पादक और व्यंजक। तो उत्पादक जो रोग उत्पन्न करे, और व्यंजक जो रोग को बढ़ाने का काम करे। है ना, एक बार डिजीज हो गई फिर उसको बढ़ा रहा है, वो है व्यंजक या उत्प्रेरक जो कहना चाहो। रोगों के भेद, तो 2 भेद में राजस और तामस। 3 भेद में आग्नि, सौम्य, वायव्य। मतलब हो गए वात, पित्त और कफ की वजह से, है ना, ये वायव्य हो गए। सौम्य यानी कफ की वजह से, और आग्नेय यानी पित्त। ठीक है। तो वातिक, पैत्तिक, कफज या राजस, तामस। अगेन व्याधि के भेद भी हम ऐसे नहीं याद रखते,
कि व्याधि के भेद कितने होते हैं, इस तरह नहीं याद रखते हैं, वो नंबर अलग अलग बदलता रहता है। नेक्स्ट है व्याधि के पर्याय। व्याधि के पर्याय। तत्र व्याधिर आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकार रोग इत्यनर्थांतरम, मतलब ये सब जो है व्याधि के कह रहे हैं पर्याय हैं। व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, तो सारे के सारे पर्याय आप याद रखोगे। याद करने। नेक्स्ट चलें। वाग्भट ने पापमा, दुख और आबाद, ये तीन पर्याय अतिरिक्त बताए हैं। पापमा, दुख और आबाद, इनमें आबाद के ऊपर पूछ चुके हैं क्वेश्चन कि आबाद से क्या मतलब है, मतलब जो बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि रोग हो जाता है तो बाधाएं लग जाती हैं कि ये काम कर सकते हो, है ना, अब हवा में नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उनको बाधाएं कहते हैं। तो जिससे बाधाएं लग जाएं वो है आबाद, यानी रोग। क्लियर। तो ये भी याद रखोगे, तीन पर्याय एक्स्ट्रा है वाग्भट के। ऐसा भी पूछ चुका है इनमें से कौन सा पर्याय जो है वाग्भट सम्मत है, तो तीनों याद रखना, पाप मधुक और आबाद, तीनों वाग्भट के हैं। यहां देख पा रहे हो, जो निदान पंचक की हम बात करते हैं, पांच चीजें क्या आती हैं उसमें। निदान, पूर्व रूप, रूप, लिंग। ध्यान से देखना, निदान, पूर्व रूप, रूप कह लो या लिंग कह लो, उपशय और संप्राप्ति। तो ये पांच चीजें हैं, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। बेसिक समझ लो पहले, आगे बाद में चलेंगे। तो निदान बेटा जिससे रोग उत्पन्न हो रहा है। पूर्व रूप, व्याधि होने के पहले जो लक्षण आते हैं, या कह लो कि व्याधि जब लाइट फॉर्म में अपने आप को दिखाती है, वो है पूर्व रूप। लिंग यानी लक्षण, जब वो ही पूर्व रूप व्यक्त हो जाते हैं, यानी रोग ज्यादा स्पष्ट हो जाए, उसे कहते हैं लिंग या लक्षण। फिर है उपशय। उपशय का मतलब है कि जो चीज व्याधि में आपको लाभ पहुंचा रही है ना, कि आप उसका सेवन कर रहे हो या उसको अपने विहार में लेके आ रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है, तो वो है उपशय। और संप्राप्ति है, ये पूरी प्रोसेस किस तरह हुई, रोग कैसे स्टार्ट हुआ, आपने शुरुआत में क्या गलती की थी, वहां से रोग शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो वो कहलाती है चीज संप्राप्ति। तो याद रखोगे। अब बाकी इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट कारण या निदान कह रहे हैं तीन होते हैं, समवाय, असमवाय, निमित्त। एक और बार बताएं। तो यहाँ व्याधि के रेफरेंस में कह दिया कि समवाय कारण क्या है, दोष, के बिना दोषों के व्याधि हो नहीं सकते। आप देखते ही हो, आपको रोग दो तरह के पीछे पढ़ाए थे मैंने, सामान्यज, नानात्मज, या फिर एक कह लो एक और डिवीजन था निज और आगंतुक। तो किसी में भी देख लो, ऐसा नहीं कि बिना दोषों के बात होगी, दोष तो होने ही होने हैं। ठीक है ना, तो निज में क्या था कि पहले दोष प्रकोपित हो रहे थे, आगंतुक में क्या था बाद में दोष प्रकोपित हो रहे थे, दोष जरूर होंगे। तो वो समवाय कारण है, वही समवाय संबंध होता है कि जहां ऐसा संबंध है कि उसके बिना वो चीज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर देख रहे हो असमवाय। तो दोष दुष्य समूर्छना, तो दोष और दुष्यों का मिलना, ये असमवाय कारण है, इसको आप तोड़ सकते हो। है ना, हो सकता है कि दोष तो था और उसको दुष्य नहीं मिला प्रॉपर। ठीक है ना, तो ये असमवाय कारण है। और एक है निमित्त कारण, जिसकी वजह से सब कुछ होता है, उसे कहते हैं निमित्त कारण। तो किसकी वजह से हो रहा है, कि आपने कुछ मिथ्या आहार या विहार किया होगा, तो निमित्त कारण, मिथ्या आहार विहार। ठीक है, तो समवायी, असमवाय, निमित्त। अगली जरूरी बात है, बेटा एग्जाम में क्या कुछ और दे सकता है, हाँ दे सकता है, उदाहरण में। लेकिन क्या कभी देता है, तो कभी नहीं देता है, क्योंकि वो भी नहीं सोच पाता इसके अलावा क्या मैं कहूँ। तो जो उदाहरण जहां लिखे हो ना, कोशिश किया करो उन्हीं को उसी तरीके से याद कर लिया करो, जब भी क्वेश्चन मिलेगा डिक्टो वैसा ही मिलेगा, कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, तो समवाय में दोष, असमवाय दोष दुष्य समूर्छना, और निमित्त कारण में मिथ्या आहार विहार। नेक्स्ट यहाँ गंगाधर का नाम लिखा हुआ है, आपने काफी बार पढ़ा होगा इनका नाम पीछे, सूत्र स्थान के अंदर रूपाली। इनकी बुक्स के नेम बता दोगे एक दो गंगाधर की, जो ज्यादा जरूरी है। सर जल का तरु। ठीक है, उस बुक की कोई खास बात, चरक के लिए कोई खास नाम आया हुआ, कोई और बताएगा। चलिए। तो आगे अखिल शास्त्र आगे तो अखिल शास्त्र विद्या चरक को कल्प। बोल। ठीक है ना, तो काफी जरूरी है गंगाधर, नाम ध्यान रखना। तो भास्कर उदय और मृत्युंजय संहिता, तो गंगाधर की रचनाएं हैं, इन्हीं की रचनाएं हैं आग्नेय आयुर्वेद। ठीक है,
तो वो भी याद रखना, आग्नेय आयुर्वेद इनको कहा भी जाता है, याद रखो। पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि, कह रहे हैं पूर्व रूप क्या होते हैं? तो पूर्व रूप होते हैं जो व्याधि के लक्षण उत्पन्न होने के पहले दिखाई दें, तो जो मेन कैरेक्टर हैं उनके पहले जो दिखाई देते हैं। तो पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। ठीक। कब दिखाई देते हैं? अगर आप सुश्रुत सूत्र स्थान देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा षड्विध क्रियाकाल है, 6 क्रियाकाल हैं। उनमें जो फोर्थ क्रियाकाल होता है, चतुर्थ क्रियाकाल, वहां दोष दुष्य समूर्छना होती है। चाहो तो लिख लो यहीं एरो बना के, दोष दुष्य समूर्छना, दोष और दुष्य मिलते हैं, वहीं पर पूर्व रूप दिखाई देते हैं। ठीक है। तो पूर्व रूप क्या होते हैं? प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि, व्याधि के उत्पन्न होने के पहले के लक्षण चतुर्थ क्रियाकाल में दिखाई देते हैं। यहीं पर होती है दोष और दुष्य की समूर्छना, उनका मिल जाना। दो प्रकार के कहे गए, ये सवाल आपसे पूछेगा, किस आचार्य ने ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप बताए हैं? तो दो प्रकार के हैं, सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप। तो सुश्रुत ने ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप बताए हैं, तो यहां देख रहे हो, वातिक ज्वर में जृंभा, पैतिक में नयनदाह और कफज में आरुचि, ये विशिष्ट पूर्व रूप है। आगे चल के मैं आपको ज्वर के सामान्य पूर्व रूप पढ़ाऊंगा, और ये क्या है? विशिष्ट। तो वातिक में जृंभा, पैतिक में नयनदाह और कफज के अंदर आरुचि, बिल्कुल याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, लक्षण क्या होता है, यानी कि लिंग। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, कि जो प्रादुर्भूत हो गए यानी कि क्लियर दिखाई देने लगे, उन्हीं को लिंग या लक्षण कहते हैं। बेटा मेरे बैकग्राउंड से ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा आज? एक बार क्लियर कर दोगे, मेरे बैकग्राउंड से शोर तो नहीं आ रहा ज्यादा, कि आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में? कोई भी एक व्यक्ति बोल दो। नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है। आज मैंने अपने एक्चुअली काम वाले को बोल दिया कि बर्तन थोड़े गंदे रहते हैं, तो वो आज बहुत ज्यादा तेज साफ कर रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं शोर सा आ तो नहीं आ रहा। उसने पूरे घर में हल्ला मचा रखा आज बर्तनों से। ठीक है देखो, तो लक्षण जो है, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा भी थोड़ा तेज बोल रहा हूँ कि आपको साउंड डिस्टर्ब ना हो। तो लक्षणों में प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। ठीक है। पर्याय देख लोगे यहाँ, लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम, ये सब पर्याय हैं, लक्षण के पर्याय हैं सारे। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप। ठीक है। यही लिखा है, लक्षण जो है वो आयुर्वेद और मेढर दोनों का पर्याय है। लक्षण आयुर्वेद का भी पर्याय है, मेढर का भी। ध्यान रखना, विद्या का पर्याय नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात, है ना? क्वेश्चन आएगा, आप लोग विद्या का लगा देते हो तुम, तो विद्या का नहीं है, आयुर्वेद का और मेढर का पर्याय है। पर्याय सबको सारे याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और लोग इसको गलत कराते हैं। मेरी बात समझ लेना ध्यान से, पीछे निदान के सारे पर्याय जरूरी थे, यहाँ लक्षण के सारे पर्याय जरूरी हैं। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जब आते हैं एक साथ लिखे हुए। तो लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम, ये सब पर्याय हैं लक्षण के। नेक्स्ट आता है बेटा उपशय। देख लोगे, बहुत जरूरी पार्ट है। तो उपशय क्या है? तो उपशय के साथ पहली कंडीशन ये जुड़ी है, कोई भी चीज, चाहे वो औषध है, चाहे आहार है, चाहे वो विहार है, ऐसा जो आपको लाभ पहुंचाए, यानी जिसके प्रयोग से सुख मिले। क्लियर? तो ये सुख शब्द जुड़ा है उपशय के साथ, कि सुख मिलना चाहिए। हो सकता है चीज टेस्ट करने में कड़वी हो, है ना, लेकिन फायदा कर रही हो, तो वही दवा है। क्लियर? तो वही कह रहे हैं, उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, विपरीतार्थ कार्यणाम, चा औषध आहार विहाराणाम, उपयोगा सुखानुबंधा। कि उपशय क्या होता है? कि जो हेतु, व्याधि, इनके विपरीत काम करे या विपरीतार्थकारी काम करे। ठीक है। चाहे वो औषध हो, आहार हो, विहार हो, लेकिन उससे सुख मिलता हो। ये दो शब्द जो है ना, विपरीत और विपरीतार्थकारी, इनको भी ध्यान से देख लेना। अभी इनकी हम बात करेंगे क्या है ये, चक्रपाणी के 18 उपशय पढ़ाऊंगा, तो उनमें हम बात करेंगे क्या होता है। ठीक, फिलहाल याद रखो, कुछ भी औषध आहार विहार जो आपको सुख दे रहा हो, वो कहलाता है उपशय। वो व्याधि के, हेतु के विपरीत होगा या विपरीतार्थकारी होगा। चक्रपाणी ने इसके 18 भेद बताए हैं, आचार्य चक्रपाणी उपशय के 18 भेद बताए। नेक्स्ट आती है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति क्या है?
किस तरह रोग आगे बढ़ा। इसके पर्याय देख लो मेनली, संप्राप्तिर जाति और आगति। चाहो तो अलग अलग लिख लेना, एक साथ लिखा है श्लोक में, संप्राप्तिर जातिर आगति ऐसा करके। तो जाति और आगति ये एग्जाम में पूछ चुका है किसके पर्याय हैं। ठीक है, जाति आगति तो संप्राप्ति के पर्याय हैं। अष्टांग हृदय का भी श्लोक लिखा हुआ है यहाँ, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाणु विसर्पता निवृत्तिर आम्यस्यासो संप्राप्तिर जातिर आगति। कि किस तरह दोष दुष्ट हुए फिर आगे बढ़े, विसर्पण हुआ शरीर में दोषों का, किस तरह उन्होंने आमय यानी रोग को उत्पन्न किया, उसकी निवृत्ति की, तो उसी को संप्राप्ति जाति या आगति कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, संप्राप्ति के 6 भेद हैं। यहाँ 6 के नाम लिखे हुए हैं, देख लोगे एक बार और कोशिश करना कि याद रहे आपको। तो संप्राप्ति 6 प्रकार की, कौन कौन सी? संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। ठीक है, तो 6 प्रकार की है। यही लिख लो, लिखो अष्टांग हृदय और माधव। अष्टांग हृदय और माधव 5 भेद विधि संप्राप्ति नहीं मानी। ये विधि जो है ना, इसको नहीं माना है किसने? अष्टांग हृदय ने और माधव ने। तो मेनली हृदय याद रखना, हृदय संग्रह की तो 6 ही है, हृदय ने विधि को नहीं माना है। ठीक है, तो संप्राप्ति 6 प्रकार की। अब देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है संख्या संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति में सिर्फ रोग के भेद बताए जाएंगे। कैसे? कि भाई उदर रोगों की संख्या कितनी होती है, आपने कह दिया अष्ट उदर रोग होते हैं। ठीक है ना, तो जहां सिर्फ नंबर बता दिया जाए, उसके भेद नहीं बताएंगे कि कौन कौन से 8 उदर रोग हैं, सिर्फ नाम ले लिया आप, नंबर। क्लियर। तो संख्या प्राप्ति संप्राप्ति में सिर्फ रोग के भेद बताते हैं, तो वही लिखाया भेद मात्र बोधिका अन्वय रहित, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, सिर्फ भेद है। क्लियर है। आगे है प्राधान्य। तो पुनर्दोषाणाम तरतमाभ्याम उपलब्धते। तो प्राधान्य संप्राप्ति का मतलब है जहां दोषों का तरतम बताया जाए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा गृध्रसी रोग सबने सुना होगा, सियाटिका। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस दोष की वजह से होता है, तो क्या माइंड में आता है, क्या दोष होता होगा? बोलो। कुछ वात दोष। वात। वात वाद। दोष ना। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो होता ओरिजिनली वात के साथ कफ भी है। हम सुश्रुत निदान 1 देखेंगे जब, तो वहां देखेंगे कि वात के साथ कफ का इन्वॉल्वमेंट भी होता है गृध्रसी के अंदर। ठीक है, लेकिन जब एक बात की जाती है, हमेशा वात की हम बात करते हैं नॉर्मली। तो आप ऐसा मान लो कि जनरली वात की डोमिनेंसी होती है। तो वही चीज है प्राधान्य, कि कोई रोग है, जैसे प्रमेह है। प्रमेह को हम मानते हैं कि त्रिदोषज विकार होता है, वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना तीनों दोषों के प्रमेह नहीं होता। कुष्ठ है, वो भी 3 दोषों से ही होता है। तो प्रमेह में अगर मैं आपसे पूछूं किस दोष की वजह से होता होगा, तो आप क्या कहोगे? कफ ही माइंड में आएगा ना, कफ वर्धक आहार हाँ। विहार, उस वजह से। तो वही चीज है, प्राधान्य यही है कि किस दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो पुनर्दोषाणाम तरतमाभ्याम उपलब्धते, ये है प्राधान्य। आगे देखिए, ये चक्रवाणी के 18 उपशय हैं अगले पेज के अंदर, इसको भी पढ़ेंगे, पहले और चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है विधि संप्राप्ति। ठीक, तो कह रहे हैं कि विधि भेद से रोग के प्रकार, कि जैसे रोग 2 प्रकार का है, निज और आगंतुक। या फिर त्रिदोष भेद से 3 प्रकार का, वातिक पैतिक कफज। ठीक है, तो ये है अब विधि संप्राप्ति। एक शब्द आया इसमें कि ये अन्वय सहित है। पीछे आपने देखी थी संख्या संप्राप्ति, वहां क्या था? अन्वय रहित। वहां सिर्फ नंबर बता रहे थे, तो वहां कितना कह के रुक जाते हैं हम? सिर्फ इतना कह के रुक जाते हैं कि रोग 2 प्रकार के, सिर्फ इतनी बात कह दी अगर। ठीक है, कि विधि भेद से रोग 2 प्रकार के, तो ये क्या हो जाती फिर? संख्या संप्राप्ति। लेकिन आपने टाइप भी बता दिया कि निज और आगंतुक, तो ये क्या हो गई? विधि संप्राप्ति। बात समझ में आ रही है? तो ये अन्वय सहित होती है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। त्रिदोष भेद से रोग 3 प्रकार के, ऐसा लिख दिया, वात पित्त कफ, नाम बता दिया ना, वात पित्त कफ। जैसे ही नाम ओपन किए, तुरंत ये विधि संप्राप्ति हो गई। बात क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो सवाल यहीं पे बनता है, अन्वय रहित कौन सी है, अन्वय सहित कौन सी है? तो ये अन्वय सहित है विधि, जो मानी नहीं है वाग्भट ने, हृदय ने और माधव ने। ठीक है, अगली है बेटा विकल्प संप्राप्ति।
तो पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्प, बहुत पूछा जाता है सवाल ये, कि अंशांश बल विकल्प मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि आपको मैंने चरक सूत्र एक जैसे पढ़ाया होगा, तो वात के गुण पढ़ाए होंगे, वात के, पित्त के, कफ के। तो वहां पे आप गुण देखते हो कि वात के अंदर रूक्ष गुण भी है ना, लघु है वात, शीतल है मान लो, तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जब किसी को कोई डिजीज होती है, मान लो वातिक विकार हुआ, तो सारे के सारे गुण वहां बढ़े हुए होते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही कैरेक्टर बढ़ा हो। हम कहते हैं ना कभी कभी कि जैसे हवा तो साल भर ही चलती है, 12 महीने, हवा रुकती थोड़ी है। वायु तो 12 महीने होती है, लेकिन कोई खास महीना होता है, हम कहते हैं कि भाई अभी शिशिर ऋतु चल रही है, तो वायु ठंडी है, पहले से शीतल है और रुक्ष है। ठीक है, तो वायु के गुण बदलते रहते हैं मौसम के हिसाब से, थोड़ा बहुत कैरेक्टर कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। ऐसे ही हम पित्त की बात करते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो एक सवाल आपसे पूछा था मैंने कि क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, तो उसका जवाब था नहीं। ठीक है, तो पित्त ही अग्नि होती है। फिर सवाल बनता है कि पैत्तिक ग्रहणी विकार क्यों होता है, अगर वो अग्नि मानदेय की वजह से होता है पैत्तिक ग्रहणी, तो वो क्यों हो जाता है, तो वहां उसका जवाब है कि पित्त का द्रव अंश यानी लिक्विड पार्ट जो होता है पित्त के अंदर। बोलो कौन सुनाएगा पित्त का गुणों का श्लोक, किसको याद है? किसी को याद नहीं? स्नेह उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल परम कटु। ठीक है, तो ये सारे गुण बताए अभी, सा स्नेह, तीक्ष्ण, लघु, विश्रम, सरम, द्रवम, ऐसे गुण हैं पित्त के अंदर बहुत सारे। ठीक है, तो जवाब जो देते हैं हम लोग कि पैत्तिक ग्रहणी विकार क्यों होता है, वो जवाब ये है कि पित्त का द्रव अंश बढ़ जाता है, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और वो लिक्विड जो है वो अग्नि को बुझाने का काम करता है, ऐसे पैत्तिक ग्रहणी विकार होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पित्त के जैसे कई सारे कैरेक्टर हैं, तो वो सारे एक साथ नहीं बढ़ते, किसी डिजीज में कोई एक बढ़ेगा, किसी में कुछ दूसरा बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है अंशांश बल विकल्पो, कि पित्त के भी जो अंश है उनमें से कौन सा अंश बढ़ा हुआ है, या वात बढ़ा है तो कौन सा अंश बढ़ा हुआ है वात का। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा, तो इसको पूछता है एग्जाम में कि अंशांश कल्पना दोषों की किस संप्राप्ति के अंतर्गत होती है, तो विकल्प संप्राप्ति के अंतर्गत। क्लियर है? आगे फिर लिखा है बल संप्राप्ति, कि दोष अभी अधिक है कम है, रोगी का बल कैसा है, वो सब बात। फिर काल कौन सा चल रहा है, कि वात का है, पित्त का है, कफ का, उस तरह, तो उसमें कुछ खास है नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए। अच्छा, वापस आ जा, संप्राप्ति रहेगी ना अभी। हम्म, और देख लो, कह रहे हैं रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, लोभ, द्रोह, कोप, इन वजह से। एक नजर डाल लेना बस। ये सवाल बेटा बहुत जरूरी है अगला, कि कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का होता है। नंबर याद रखना, कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का। 7 दोषों की वजह से, एक दोष से 3, दो दोषों से 3 और एक सन्निपात, 7 हो गए, और एक हुआ आगंतुक। तो कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का होता है, नंबर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाती है संप्राप्ति। अच्छा, पूरा कंप्लीट तो हुआ, अब ज्वर आ गया अगला पोर्शन। मैं एक काम करता हूँ, बहुत तेजी के साथ ना आपको जो सारा पढ़ा अभी तक बता देता हूँ, 2 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं रिपीट पूरा करने की। तो बेटा निदान पहले, निदान के पर्याय है हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ताकरण, प्रत्यय, समुत्थान। अक्सर निदान के ही पर्याय पूछता है। निदान 3 प्रकार के भी हैं, 4 प्रकार के भी हैं। एक व्यभिचारी निदान मैंने आपको बताया, इसको आप याद रखोगे। व्यभिचारी का मतलब इतना कमजोर निदान जो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं व्याधि के पर्याय। तो मैंने आपको चरक चिकित्सा एक के निदान बताए होंगे कहीं, शायद यहाँ भी लिखे थे ना, चलो नहीं लिखे, आप उसको जरूर याद कर लेना। कौन सुनाएगा श्लोक? चरक चिकित्सा एक का श्लोक है। चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनम् औषधं प्राशितं प्रशमनं हितम्। प्रकृति स्थापना नो हितम। है, ठीक है प्रकृति बेटा, स्थापन है। ठीक है, टोटल 9 है वो पर्याय, वो जरूर याद होने चाहिए। बाकी देख लो यहाँ भी लिखे हुए हैं, इन पर नजर डाल लेना एक बार। व्याधिर, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार। 3 पर्याय वाग्भट के एक्स्ट्रा हैं, इनमें आबाद बहुत जरूरी है, तीनों वैसे याद रखने हैं आपको, पापमा, दुख और आबाद। ठीक है, फिर आते हैं बेटा 3 कारण ये वाले, समवायी कारण दोष है व्याधि का, असमवायी दोष दूसरे समूर्छना, और निमित्त कारण मिथ्या आहार विहार। गंगाधर की बुक लिखी है भास्कर उदय मृत्युंजय संहिता, याद रखनी है। पूर्व रूप कब उत्पन्न होते हैं? चतुर्थ क्रिया काल में, जब दोष दूसरे समूर्छना होती है।
दो प्रकार के हैं, सामान्य और विशिष्ट। ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं। वातिक ज्वर में जरंभा, पैथिक में नयनदाह, कफज में आरुचि। बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा लक्षण। लक्षण के पर्याय अगेन जरूरी है। लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम। ये चिन्ह, संस्थान, लक्षण, इनको स्पेशली कर लेना, और व्यंजन। ठीक है। लक्षण जो है वो आयुर्वेद और मेट दोनों का पर्याय है। उपशय वो है जो सुख देने वाला है। ठीक। चक्रपाणी ने 18 भेद बताए। संप्राप्ति जाति और आगति इन नामों से जानते हैं। 6 प्रकार की होती है। संख्या में सिर्फ रोग के भेद हैं, जबकि आगे हम देखेंगे विकल्प संप्राप्ति। माफ करें, कौन सी है ये? विधि, जो सांघिर्दय ने दी है। हाँ, तो विधि के अंदर क्या है? अन्वय सहित है। विधि अन्वय सहित है। और जो संख्या संप्राप्ति है ये अन्वय रहित है। प्राधान्य में दोषों का तरतम, विकल्प में अंशांश कल्पना, विकल्प संप्राप्ति, अंशांश कल्पना। कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का। तो इतनी बात हुई हमारी अब तक। अब देख लोगे आप चक्रपाणी के 18 उपशय। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटी कर रहा हूँ, अपने हिसाब से आप जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, क्योंकि दिखाई नहीं देगा वरना। तो देखो, अभी कुछ दिनों पहले मेरी आंख में एक समस्या हुई, अब तो मैं काफी ठीक हूँ, है ना। तो जिन्होंने भी कंसर्न किया सबको थैंक यू। तो अभी ठीक है मेरी आंख। ठीक है, शिवांगी भी उसके लिए बात कर रही थी। तो बेटा अभी ठीक है आंख मेरी काफी हद तक। तो खैर, मैंने क्या किया, मैंने होम्योपैथ का ट्रीटमेंट शुरू किया है। किसी ने मुझे कहा कि वो शुरू कर लो। काफी अच्छे डॉक्टर थे सफदरजंग के। एक सवाल बता रहा हूँ, यही मेरी हर बात को आंसर समझा करो आपके लिए, हंसी मजाक को भी। तो सबसे पहले इंडिया में वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट कह लो आप, या कह लो कि जो मेजर इंस्टीट्यूट था जिसने अपने यहाँ आयुष सिस्टम को लगाया साथ में, वो कौन सा था? सफदरजंग, नई दिल्ली का। ठीक है। तो वहां पे होम्योपैथी की यूनिट उन्होंने शुरू की थी, और ये नेचुरोपैथी की भी दोनों यूनिट शुरू की थी। तो वहीं के सफदरजंग के वो डॉक्टर थे, मेरे रिलेटिव हैं इत्तेफाक से। तो उन्होंने मुझे शुरू किया, मतलब मैं बुरा अच्छा नहीं कह रहा, एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने आंखों का ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा वो जो ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद मेरी आंखों में क्या हुआ कि पहले मैं बहुत परेशान था। वो एक एक करके निकलते रहते थे मेरी आंखों में, स्टाई जैसा कुछ डेवलप होता था एक एक करके। मैं बहुत परेशान था। वो दवा लेने के बाद ना एक साथ फिर 3 4 निकल के आई। ठीक है। तो लेकिन अभी ठीक हूँ खैर। तो ये जो होता है ना कि आपको लगता है कि रोग बढ़ रहा है एकदम से, ठीक, लेकिन आपको बाद में वो चीज फायदा कर देगा, तो इसी को बोलते हैं विपरीतार्थकारी। जो आपकी नजर में आपको ऐसा लगता है कि शायद नुकसान मुझे हो रहा है ना, लेकिन वो आपको फायदा हुआ होता है। तो ये क्या है? विपरीतार्थकारी। जैसे अब यहाँ कुछ उदाहरण है, पहले समझ लो फिर मैं बात करूंगा। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, मान लो किसी को बॉईल हो जाए, फिर फोड़े फुंसी जो निकल जाते हैं, वो हो गया। और आपने कुछ ऐसा खाया जो पित्त को बढ़ाने वाला हो, यानी कि उसको और ज्यादा पाक करेगा, वो तो नुकसान कर रहा है हम देखें तो। लेकिन होगा क्या फाइनली? वो पक के फट जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने फिर उपशय की परिभाषा में एक शब्द देखा था, क्या शब्द देखा बोलो? एक ही शब्द का आपसे, सुखानुबंध। सुख। है ना, सुख मिलना चाहिए। तो यही उपशय पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भले ही हमने पित्त को बढ़ाने वाला आहार खिलाया, लेकिन उससे क्या मिला? सुख मिला, क्योंकि फाइनली वो रोग नष्ट हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसी चीजें जो देख के ऐसे लगती है एक नजर में कि नुकसान करेंगे, लेकिन ओवरऑल उनका इम्पैक्ट क्या होता है कि फायदा करें हमें, तो उसको बोलते हैं विपरीतार्थकारी। बाकी विपरीत तो बहुत सिंपल है, वो आप समझते ही हो कि भाई कोई दोष बढ़ रहा है बात तो उसके अगेंस्ट दे दिया, तो वो हो गया दोष विपरीत। कोई व्याधि बढ़ रही है, कई जगह ऐसी होती है कि आप दोष की बात ही नहीं करते। जैसे मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, मान लो फीवर हुआ, तो वो देखता नहीं है किसकी वजह से फीवर हुआ, उनको पता है पैरासीटामोल देनी है। तो वो क्या होती है? व्याधि विपरीत। कि आपने दोषों की कोई बात नहीं की, सीधे व्याधि को कंसिडर किया। ठीक है। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए मान लो, तो लोग कहते हैं मुनक्का खिला दो बच्चों को। तो वो क्या चीज है? वो उनका कॉन्सेप्ट है कि व्याधि विपरीत, कि भाई कॉन्स्टिपेशन में मुनक्का फायदा करती है। क्लियर? और एक होती है उभय विपरीत, जो दोषों पे भी काम करे और रोग पे भी काम करे। तो यहाँ उदाहरण लिखे हैं, जैसे यहाँ तकर का उदाहरण दिया है, मट्ठे का। तकर क्या होता है? रूक्ष होता है। ठीक है। तो एक तो यह है कि कफज विकार है, मान लो कफज ग्रहणी हो गई किसी को, तो कफ के अगेंस्ट काम करेगा रूक्ष होने से। दूसरा, ग्रहणी विकार के अंदर वैसे ही तकर को अमृत के समान कहा गया है, कि कुछ सोचना नहीं है, कोई कहे कि ग्रहणी विकार है, अग्निमांद है, तो उसको तकर का प्रयोग कराओ। तो व्याधि के भी अगेंस्ट काम करता है। तो वो क्या उदाहरण हो गया? उभय विपरीत का। क्लियर?
तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। कुछ को मैं मार्क करूंगा पढ़ाते समय, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो पहली बात उन्हीं की करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लोगे। मैं उनको मार्क कर दे रहा हूँ पहले। एक है बेटा यहाँ वात जन्य उन्माद में भय दर्शन। एक है व्यायाम से उत्पन्न संपूर्णवात में जल में तैरने का व्यायाम। एक है ये मदपान जन्य बताते में मद के उत्पादक मद्य का सेवन। और एक ये वाला भी, विष जन्य रोगों में विष का प्रयोग। ठीक है, कभी कभी ये भी आए हैं कि अतिसार में एक मिनट बेटा, ये वाला कि छर्दी में वमन कराना या अतिसार में विरेचन के लिए शीर का प्रयोग कराना, ये भी कभी कभी आए हैं। ठीक है, तो मेन तो ये वाले हैं जिनको मैंने येलो मार्क कर दिया है। ठीक, अब जरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। तो बेटा हेतु विपरीत, ये देखोगे आप। तो हेतु विपरीत तीन चीजें दी हैं, औषध, अन्न और विहार। तो हेतु विपरीत औषध में कहा कि शीत कफ की वजह से ज्वर हुआ है, उसमें शुंठी आदि उष्ण औषधियों का प्रयोग। तो आपने हेतु देखा, हेतु क्या था कि शीतल चीजें, ठंडी चीजें, या फिर कह लो कफ है, निदान जो है हमारा। तो उसके अगेंस्ट आपने एक चीज दे दी शुंठी, यानी उष्ण औषधियां। मेन कहना चाह रहे हैं उष्ण औषधियां, आप शुंठी भी छोड़ो। ठीक है, उष्ण औषधियां हो गई। तो ये हो गया औषध, क्योंकि शुंठी औषध है, अधिक मात्रा में नहीं खा सकते आप। नेक्स्ट अन्न देख लो कि श्रम और वातजन्य ज्वर में मांस रस का प्रयोग। तो मांस, नॉनवेज अच्छी डाइट खा लेते हैं लोग, खाने के बराबर खा सकते हो ना। वो ऐसा नहीं एक चम्मच खाया नॉनवेज, वो फिर पूरा डाइट होती है। तो अन्न है, क्यों? क्योंकि आप थक रहे थे, श्रम किया था, वात बढ़ा हुआ था, तो शमन करने के लिए मांस। विहार में हो गया दिवस और आपसे उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। आप दिन में जगे हो, कफ बढ़ा, तो रात्रि में जागरण करा दिया, तो उससे क्या होगा, वात दोबारा बढ़ के सबसाइड कर देगा, इक्वल हो जाएंगे। व्याधि विपरीत, तो अतिसार में स्तंभन के लिए पाठा या कुटच का प्रयोग, कुष्ठ में खदिर का प्रयोग, प्रमेह में हरिद्रा का प्रयोग। तो ये वन लाइनर है, एक एक द्रव्य है, आप लोगों ने अग्रे में भी याद किए होंगे। ठीक है, तो ये व्याधि विपरीत है। इन व्याधि को सोचते हैं, कोई दोष वगैरह नहीं कंसिडर करना, बस सोचना है क्या हुआ है कि कुष्ठ हुआ, अच्छा कुष्ठ में खदिर का प्रयोग कराते हैं, बात खत्म। ऐसे ही है अन्न का प्रयोग, अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर। ठीक है, मसूर की दाल दी जाती है अतिसार को रोकने के लिए। और ऐसे ही विहार में कह रहे हैं उदावर्त में प्रवाहन, स्ट्रेनिंग कराना, किसी को मल त्याग ना हो रहा हो तो प्रवाहन कराना। उभय विपरीत में देखो, वातिक शोष में वातहर तथा शोथहर दशमूल का क्वाथ। अच्छा, वातिक शोथ में कह रहे हैं, तो वातिक शोथ में क्या कह रहे हैं, वात को हरने वाला और शोथ को हरने वाला दशमूल का क्वाथ देते हैं। दोनों के अगेंस्ट काम कर रहा है, वात दोष के भी, और जो शोथ होता है शोथ के अगेंस्ट तो काम करता ही है, उसका नाम ही है शोथहर दशमूल। क्लियर है ना, दोनों पे काम कर रहा है। ऐसी बात कफजन्य ग्रहणी विकारों में तकर का प्रयोग, ये मैंने आपको बता दिया। और भी उदाहरण दिए हैं नीचे, वो कोई खास नहीं है, आप देख लेना। स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वाप से उत्पन्न तंद्रा में रूक्ष रात्रि जागरण। अब की बार उभय विपरीत है, तो यहाँ कह रहे हैं स्निग्ध पदार्थ खाए थे और दिन में सो गए थे, तो निदान क्या हुआ, स्निग्ध पदार्थ। ठीक है, और व्याधि क्या हुई, तंद्रा। ठीक, तो तंद्रा जब किसी को हो रही हो, तो उस कंडीशन में उसको जागरण कराना चाहिए, और सोने से और ज्यादा नींद आती है। तंद्रा जब किसी को आती है ना, तो जितना सोओगे उतना ही देखना, उतनी ज्यादा तंद्रा आती रहेगी। तो यहाँ दोनों काम करा रहे हैं, रूक्ष रात्रि जागरण करा रहे हैं। एक तो रूक्ष चीज दे दी स्निग्ध के अगेंस्ट, प्लस रात्रि जागरण कराया कि भाई तंद्रा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसको भी कम करना है। तो फिलहाल इसको आप देख लो, एक ब्रेक लेते हैं, टाइम ब्रेक का हुआ, मैं एक बार फिर समझाऊंगा ब्रेक के बाद। ये और अगले वाले डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, अगले वाले ही ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, आप इसको याद करके आओ ब्रेक में, अगले तीन ब्रेक के बाद। थैंक यू, 10 मिनट वापस कंटिन्यू करेंगे।